हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स वर्ल्ड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द eve of independence. On the eve of independence, Indian agricultural sector revealed the following characteristics. यानी हम देखेंगे कि स्वतंत्रता की शाम को इंडियन एग्रीकल्चर की क्या विशेषताएं रही हैं। सबसे पहले उसमें से आता है लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन का मतलब है कि जो प्रोडक्शन का लेवल था उस समय बहुत कम था। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि पर हेक्टेयर हाउ मच द क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस एट दैट टाइम, यानी कितना हम जो है एक हेक्टेयर लैंड में प्रोड्यूस कर सकते थे। प्रोडक्शन रिफर्स टू टोटल आउटपुट, यानी प्रोडक्शन क्या बताता है कि टोटल आउटपुट हमारा कितना था, वाइल प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी एक हेक्टेयर में हम कितना प्रोड्यूस कर सकते थे। बोथ वर फाउंड टू एक्सट्रीमली लो, दोनों ही बहुत कम स्तर पर थे। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन 1947 वॉज 50 मिलियन टन्स, यानी 1947 में उस समय जो प्रोडक्शन था मात्र 50 मिलियन टन्स का ही था। एंड इट हैज़ इंक्रीज इन 2019 285.17 मिलियन टन्स, यानी हमारा ये जो प्रोडक्शन है लगभग 6 टाइम इंक्रीज कर गया। द प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट वॉज 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी जो वीट की प्रोडक्शन थी, प्रोडक्टिविटी थी पर हेक्टेयर इन 1947 वाज वेरी लो। इन दैट मीन्स एक हेक्टेयर में मात्र 660 किलोग्राम का प्रोडक्शन किया जा सकता था, लेकिन अभी ये इंक्रीज करके 5 टाइम्स बढ़ गया है और अब हम एक हेक्टेयर में 3408 किलोग्राम का प्रोडक्शन कर रहे हैं इन 2018-19 में। द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस वॉज नियरली 665 किलोग्राम, और इसी तरह राइस का जो प्रोडक्शन था वो मात्र 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर था 1947 में, जबकि ये 4 टाइम इंक्रीज करके लगभग 2665 किलोग्राम हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत कम ही थी इंडिया में। पुअर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और जो हमारे यहाँ फार्मिंग की प्रोडक्शन की टेक्निक्स थी वो बहुत ओल्ड थी। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय इंडियन फार्मर्स वाज ओल्ड, आउटडेटेड एंड इनएफिशिएंट, यानी जो उनके द्वारा जो टूल्स और मशीनरी यूटिलाइज किए जाते थे या तो आउटडेटेड होते थे या इनएफिशिएंट होते थे, यानी उनसे जो है जितना आउटपुट की उम्मीद की जाती थी उतना आउटपुट नहीं हो पाता था उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। द ट्रेडिशन from bound poor farmers had not been able to adopt the modern methods, और जो हमारे फार्मर्स थे उनके पास ना तो कैपिटल थी और ना ही उनके पास इतना सरप्लस था कि वो अपने फार्मिंग के लिए मॉडर्न मेथड्स का यूटिलाइजेशन कर सकें, यानी वो अपने खेत से जो प्रोडक्शन था वो बहुत इम्प्रूव नहीं कर सकते थे। द seeds they used were of very poor quality and the age-old traditional wooden plow was used in the Indian agriculture। जो उनके द्वारा खेतों में सीड्स को डाला जाता था वो क्या होता था कि बहुत पुअर क्वालिटी का होता था। सपोज दैट कि जो प्रोडक्शन होता था उसी को नेक्स्ट ईयर के लिए एज ए सीड्स के लिए यूज़ किया जाता था, कोई साइंटिफिक सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता था। एज ओल्ड ट्रेडिशनल वुडन प्लो वॉज, और जो हल था वो भी लकड़ी के बने हुए थे, जो कि उनसे प्रोडक्शन और कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, अब हम यहाँ देखेंगे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी थी, क्या हमारे लिए इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल थे, कैनाल्स अवेलेबल थे, यानी कोई भी खेती की जो भी मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स इरिगेशन की थी क्या उपलब्ध थी। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, अब हम यहाँ देखेंगे कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो टोटली रेनफॉल पर डिपेंडेंट था।
गुड रेनफॉल इम्प्लाइड गुड आउटपुट, यानी हम ये कहेंगे कि जो रेनफॉल था, अगर रेनफॉल अच्छा होता था तो जो प्रोडक्शन होता था वो भी अच्छा होता था। अगर रेनफॉल इम्प्लाइड पुअर आउटपुट, तो यानी अगर जब पुअर रेनफॉल होती थी या बारिश कम होती थी तो जो आउटपुट होता था वो भी कम होता था। नो इफर्ट वर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल, और हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के अंडर में किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग के लिए, इरिगेशन के लिए वे अरेंजमेंट कर सकें। उनका मेन मोटो ये था कि जो प्रोडक्शन किया जाए सिर्फ वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की नीड्स को पूरा करते हुए हो। ब्रिटिश रूल टू डेवलप परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरी विशेषता ये थी कि जो फार्मिंग की कैटेगरी थी वो हमारे यहाँ सबसिस्टेंस टाइप की थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब कि फार्मर्स वर टेकिंग द प्रोडक्शन, यानी फार्मर्स जो प्रोडक्शन ले रहे थे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहे थे, मार्केट सरप्लस के लिए किसी भी तरह से का प्रोडक्शन नहीं ले रहे थे। फार्मिंग वॉज taken mostly as a means of subsistence. Subsistence farming is a form of farming in which crops are produced for the basic needs of the family. देयर इज लिटिल सरप्लस लेफ्ट इन द मार्केट, यानी जो भी वो प्रोडक्शन लेते थे वो सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लेते थे, मार्केट सरप्लस जनरेट नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये इम्प्लाइंग लैक ऑफ कॉमर्शियल आउटलुक, यानी उनका जो आउटलुक था वो कॉमर्शियलाइज नहीं था, यानी वो बाहर सरप्लस जनरेट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पास उतना अरेंजमेंट नहीं था। स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो फार्मर्स के पास जो लैंड थी वो कैसी थी, यानी उनके पास जो लैंड थी वो 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम थी, और जो उनके पास लैंड भी थी तो वो छोटे छोटे हिस्सों में एक जगह से दूसरी जगह टुकड़ों में बटी हुई थी। तो लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रैगमेंटेड। ड्यू टू फ्रैगमेंटेड एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स फार्मिंग वर अनइकोनॉमिक एंड लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। तो चूँकि लैंड जो थी वो स्मॉल थी, छोटी थी, और जो होल्डिंग्स थी वो भी बहुत छोटी थी, और वो स्कैटर्ड थी, तो जिसकी वजह से अगर उस पर फार्मिंग भी की जाती थी तो अनइकोनॉमिक था, अनवायबल था, और दूसरी वजह से जो आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पर आता था। फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे कि फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन एग्रीकल्चर का था उसका कॉमर्शियलाइजेशन की कोशिश की, लेकिन ये कॉमर्शियलाइजेशन उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया। इसका मतलब है कि उन्होंने उन क्रॉप्स के प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया कि जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, उनकी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके। Commercialization of agriculture refers to a shift from cultivation for self-consumption to cultivation for the market. यानी यहाँ पर कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब है कि जो वो कल्टीवेशन फार्मर्स अपने लिए करते थे वो अपने लिए ना करके अब मार्केट के लिए जनरेट करेंगे, यानी वो प्रोडक्शन करेंगे। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू कॉमर्शियल क्रॉप्स। फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन लें, जिसमें से इंडिगो और कॉटन। कॉटन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतों को पूरा करती थी, और इंडिगो जो है उसमें कलर और डाई बनाने के काम में आती थी। फॉर्म द conventional subsistence crop like wheat, rice to feed the need of the British industry। तो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिगो और कॉटन के प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया, और जो है इसकी वजह से व्हीट और राइस जैसे क्रॉप्स को जो है रिप्लेस किया। The farmers were either lured or forced to accept advance payments। और फार्मर्स को या तो लालच दिया गया कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए, या तो उनको फोर्स किया गया कि वो एडवांस पेमेंट लें और कल्टीवेशन करें इंडिगो और कॉटन का। वाइल अर्लियर दे वुड ग्रो ग्रेन
for their family consumption. Now they needed cash to buy it from the market. अब यानी उनको अब क्या करना होता था कि अपने कंजम्पशन के लिए जो भी ज़रूरत होती थी उसे कैश दे करके उसे मार्केट से परचेज करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है अपनी जो ज़रूरत सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जगह उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन लेना शुरू किया, और कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन लेने के कारण जो है वो राइस, व्हीट जैसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बंद कर दिए थे। इसलिए उन्हें राइस, व्हीट जैसे चीज़ों के पूरा करने के लिए उन्हें मार्केट से परचेज करना पड़ता था। बट दे would seldom have cash owing to their mounting indebtedness. तो उनके पास शायद ही कैश होता था, क्योंकि मार्केट से वो जो भी बोरोविंग करते थे और बोरोविंग करने के बाद जो भी कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे उसको सेल करते थे। तो जो सेल करने के बाद उनके पास सरप्लस बचता था तो वो बहुत कम बचता था, जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे और वो लगातार कर्ज में डूबते जा रहे थे। गल्फ बिटवीन ऑनर्स एंड ऑफ द सॉयल एंड टिलर्स ऑफ द सॉयल। अब यहाँ हम समझेंगे कि ऑनर्स क्या थे और ऑफ सॉयल और टिलर्स ऑफ द सॉयल। ऑनर्स का मतलब है कि जो ज़मींदार होते थे वो जो है खेत वो ज़मीन के मालिक माने जाते थे। टिलर्स का मतलब है कि जो लोग किराए पर जो है ज़मींदार से लेकर के खेती किया करते थे तो उन्हें हम टिलर्स कहते हैं। तो इनके बीच में गैप कैसे बढ़ता गया अब हम ये समझेंगे। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय ए गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉयल ऑन द वन हैंड एंड टिलर्स ऑफ द सॉयल ऑन द अदर हैंड। देखिए, ब्रिटिशर्स का कहना था कि जो भी उनको टैक्स दिया जाए, एक लमसम टैक्स दिया जाए, इसके लिए उन्होंने ज़मींदारों को ये अलाउ कर दिया कि वो जितना चाहें वो ज़मींदारों से टैक्स के रूप में वसूल सकते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ज़मींदारों ने कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलना शुरू किया, जिसकी वजह से जो टिलर्स थे उनके पास सरप्लस नहीं बचता था और बिल्कुल से, और इसके लिए जो है टिलर्स जो है लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ध्यान नहीं देते थे और उनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा था। वाइल ऑनर्स शेयर द आउटपुट दे सेल्डम शेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो ज़मींदार होते थे वो प्रॉफिट तो शेयर करते थे, यानी आउटपुट जो भी आता था उसमें अपना हिस्सा तो कंफर्म कर देते थे, लेकिन जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बियर करने के लिए रेडी नहीं होते थे। वो पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है टिलर्स को बियर करना पड़ता था। दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम। और जो ज़मींदार थे वो अपने रेंट यानी किराए बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कंपेयर देन द प्रोडक्शन कॉस्ट। टिलर्स ऑफ द सॉयल वर मेयरली गिवन इनफ सब्सिस्टेंस। और जो टिलर्स थे सॉयल के यानी जो किसान थे उनके पास सब्सिस्टेंस के लिए बहुत थोड़ा ही बचता था। Briefly on the eve of independence, Indian agriculture was both backward as well as stagnant. तो हम यहाँ कहेंगे कि जो on the eve of independence यानी स्वतंत्रता की शाम को जो एग्रीकल्चर जो था वो बैकवर्ड थी और स्टैगनेंट थी। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं हो रहा था, हमारी खेती जो है पिछड़ती जा रही थी और पीपल वर सर्वाइविंग ऑन द सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और जो लोग थे वो किस पर सर्वाइव कर रहे थे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग थे, यानी उनके पास मार्केट सरप्लस जनरेट करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो भी सरप्लस जनरेट होता था वो ज़मींदारों को चला जाता था और लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए जो फार्मर्स के पास कुछ भी नहीं बचता था। इस क्लियर? तो हम यहाँ समझ चुके हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो दोनों तरह से पिछड़ती ही जा रही थी, कि जो बैकवर्ड भी थी और स्टैगनेंट भी थी और किसी तरह का ग्रोथ नहीं हो रहा था।